राम मंदिर में चोरी हो गई। समाचार छोटा था, पर उसने देश के सबसे लंबे भाषणों को जन्म दे दिया। पुलिस ने कहा जांच चल रही है, नेताओं ने कहा षड्यंत्र है, भक्तों ने कहा आस्था पर आघात है। चोर ने शायद अखबार पढ़कर कहा होगा इतनी इज्जत तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। यह समाचार सुनते ही सबसे पहले भगवान राम नहीं बल्कि हमारी सामाजिक चेतना कटघरे में खड़ी हो जाती। विडंबना देखिए, जिस देश में हर तीसरा नेता अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करता है, उसी देश में राम के घर में भी सामान सुरक्षित नहीं रह पाता। लगता है श्रद्धा के नारे बहुत ऊंचे हो गए हैं और चरित्र की दीवारें बहुत नीचे। चोरी किसी मंदिर में हुई हो या किसी भी धार्मिक स्थल पर, वो केवल कुछ वस्तुओं की चोरी नहीं होती, वो समाज के नैतिक दिवालियापन की रसीद होती। चोर केवल दान पात्र नहीं उठाता, वो हमारे विश्वास की जेब भी काटता। राम का नाम जितना ऊंचा मंचों पे लिया जा रहा है, उतना ही कम जीवन में उतारा जा रहा। यदि राम केवल नारों में रहेंगे और मर्यादा व्यवहार से गायब रहेगी, तो मंदिरों में ताले बढ़ते जाएंगे और समाज में भरोसा घटता जाएगा। आखिरकार किसी भी सभ्यता की रक्षा पत्थर के मंदिर नहीं करते, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे राम करते हैं। जब भीतर का राम सो जाता है, तब बाहर का मंदिर भी जाग कर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सबसे मजेदार बात यह है कि चोरी पर हर कोई दुखी है, पर अपने अपने हिस्से की ईमानदारी गुम होने पर किसी ने कभी एफआईआर नहीं लिखवाई। सच बोलने की चोरी, कर्तव्य की चोरी, संवेदना की चोरी, करुणा की चोरी, इन सब का कोई थाना नहीं है। इतिहास गवाह है कि सोना चांदी और दान पात्र वापस मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन समाज से लज्जा, मर्यादा और विवेक चोरी हो जाए, उस दिन सबसे बड़ा चोर जेल में नहीं मिलता, वो आईने में दिखाई देता। चोर को पकड़ लीजिए, अवश्य पकड़िए, लेकिन उसके बाद थोड़ा समय उस अदृश्य चोर के लिए भी निकालिए जिसने वर्षों से हमारे भीतर बैठे राम को धीरे धीरे गायब कर दिया है। वही असली खलनायक है, बाकी तो जेब कतरे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू शेखर टुनाइट। Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is rapper and performer Badshah. But before that, please give a big round of applause to a fantastic band, the Bangsters. हम जब भी नया फोन लेते हैं, पुराना ड्रॉर में डाल देते हैं, ये सोच के कि किसी दिन इसके भी अच्छे दिन आएंगे। हम उसे बेचने के बारे में सोचते भी नहीं, कहां बेचे, किसको बेचे, कहीं कोई मिसयूज ना कर ले। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला कैशिफाई ने, जो कि आज हमारे पहले स्पॉन्सर भी हैं। कबीर, आर यू रेडी टू सेल योर ओल्ड फोन? यस सर। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है उसके अंदर? है भी तो सब साफ कर दिया जाएगा। आज हमने शुक्रिया अदा करने के लिए कैशिफाई के को फाउंडर और सीईओ को यहां बुलाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मनदीप मनोचा। थैंक यू मनदीप, थैंक यू एंड वेलकम टू शेखर टुनाइट। ये बताइए, दिस इज वेरी इंट्रीगिंग, इसमें क्या है? क्या सर, जब भी हम किसी शो पे जाते हैं, हाँ। इसमें हम बहुत सारे कैशिफाई की तरफ से कैश प्राइजेस लेके आते हैं, बट इस बार हम बहुत सारे प्यार, मोहब्बत, हमारी मेमोरीज बचपन की जो इस शो के जरिए से आपने वापस रिवाइव की हैं, उसको लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। One question that has been wrecking my mind is that what do you do with the old phones?
दैट्स अ क्वेश्चन एवरीबडी आस्क्स मी। एक्चुअली जो भी ये पुराने फोन आपके घरों में पड़े हैं, उनको जब हम खरीदते हैं तो हम उनको प्रॉपरली रिपेयर और रिफर्बिश करके वापस से मार्केट में बेचते हैं। होता ये है कि बहुत सारे लोग एक डर बैठा के रखते हैं कि ये पुराना फोन हम किसी को क्यों दें, कोई इसमें से डेटा चुरा लेगा या फिर इस फोन को हम कभी यूज कर लेंगे, जो कभी होता नहीं है। सबके घरों में बहुत सारे फोन पड़े रहते हैं, तो हम इन फोन्स को वापस लाते हैं। और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका भी है, जो मटेरियल आपके घरों में पड़ा है वो वेस्ट हो रहा है, उसको वापस लाइए। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए गैजेट्स नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगे हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनअफोर्डेबल होते हैं, और उनके लिए जब ये फोन एक तोहफा है जी, एक वरदान की तरह है जो उनके पास है। फिर किस तरह से कन्विंस करते हैं, मतलब जब आप उनको ये बार बार उनको कहना पड़ता है कि हम फोन को जो है वो फैक्ट्री रीसेटिंग में देंगे, मतलब फोन तो रीसेट करना ही पड़ता है, उनके माइंड को भी रीसेट करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आई थिंक सबसे जरूरी तो प्राइस है। हाँ, हम ये कहते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा और घर बैठे मिलेगा, तो आप हमारी ऐप पे आके प्राइस चेक करें। अगर आपको प्राइस पसंद आता है तो हम आपके घर पे आएंगे, आपसे फोन लेंगे, वहीं पे आपके सामने डेटा रीसेट करेंगे ताकि कोई भी डेटा बाहर ना जाए। आपको एक प्रूफ ऑफ ट्रांसफर भी देंगे, जिस तरीके से आप गाड़ी बेचते हैं तो आरसी ट्रांसफर होता है, राइट? तो हम आपको एक परचेज रिसीट देते हैं ताकि कल को वो फोन कोई मिसयूज हो जाए तो आप पे बात ना आए। और फिर जब ये फोन हमारी फैक्ट्री में आता है तो इसको हम प्रॉपरली डेटा वाइप करते हैं ताकि वो डेटा किसी और को कभी ना जा पाए। बहुत ही विश्वसनीय कैशिफाई ऐप है, और इसको 2013 से इसकी शुरुआत की है, और अब ये इतना बड़ा बन चुका है, तो बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी घबराहट के बिल्कुल अपने ओल्ड फोन इनके हवाले कर दीजिए और निश्चिंत हो गए सो जाइए। मनदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सौगात जो आप हमारे लिए लेके आए थे, आपको वापस लौट आते हैं बहुत सारे प्यार के साथ, अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और तमाम दर्शक की तरफ से। जोरदार तालियां मनदीप के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। राम मंदिर में चोरी की खबर के बाद उत्तराखंड मनसा देवी ट्रस्ट ने नया नियम बनाते हुए कहा कि अब से सभी पुजारी बिना जेब का कुर्ता पहनेंगे। लो, इतने सालों से हम सोचते रहे कि चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी गुरु, माता पिता और धर्म की होती है, अब पता चला कि असली जिम्मेदारी तो दर्जी की। सुना है एक आम इंसान ने शिकायत की कि एसआईआर के नाम पर एक बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर ने उससे चाय पानी मांगा और धमकी दी कि 50 रुपए दो वरना नागरिकता छीन लूंगा। ऑफिसर साहब, क्या हो गया आपको? पगला गए हैं? नागरिकता दिलवाने के लिए सिर्फ 50 रुपए मांग रहे हैं, वो भी इस महंगाई में? क्या जरूरत है आपको आम आदमी के बारे में इतना संवेदनशील होने की? कम से कम 1000 रुपए तो मांगते। भाई, जनता को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि 50 रुपए में आजकल आप एक जोड़ी हवाई चप्पल नहीं खरीद सकते, अपनी गाड़ी की पार्किंग नहीं कर सकते, फिल्म नहीं देख सकते, एयरपोर्ट पे पानी नहीं पी सकते, मोबाइल रिचार्ज नहीं करा सकते, 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते, और तो और 1 किलो चावल नहीं खरीद सकते। ऐसी महंगाई में कोई आपको सिर्फ 50 रुपए में नागरिकता दिलवा रहा है और आप हैं कि फोटानी छांट रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस ने 13 साल से अपने दिल्ली मुख्यालय का किराया नहीं चुकाया है। कांग्रेस का दर्द भी समझिए। 70 साल तक जो घर अपना था उसे पराया मान लेने में कम से कम 13 साल तो लगेंगे ही ना। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, और जैसी कांग्रेस की हालत है, जब भी मकान मालिक किराया मांगता होगा कांग्रेस हाथ खड़े कर देती होगी। और किराया नहीं भी दिया तो क्या हुआ? इनके पास अनुभव है, देश को दशकों तक उधार पर चलाया है, अब ऑफिस भी चला रहे हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य। हाल ही में राहुल गांधी ने यूजीसी एनईटी पेपर के लीक होने का दावा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह पेपर करीब 2.5 लाख में बिका है। लोगों को यह खबर पढ़कर कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि वो खुश हैं, क्योंकि आजकल एक अच्छी कोचिंग की फीस ही 3-4 लाख रुपए होती है। ऊपर से हॉस्टल, पीजी, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, चाय, समोसा और 4 साल की जवानी। देखा जाए इतना सब जोड़िए तो पेपर सस्ता ही पड़ा। दूसरी तरफ पेपर लीक से बच्चों की स्किल्स भी तो बढ़ती है। नेटवर्किंग, निगोशिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्क मैनेजमेंट,
ये सब ईमानदारी से पेपर देने में कहाँ सीखने को मिलता है। इसके साथ ही बच्चों को यह भी सीखने को मिलता है कि असली परीक्षा एग्जाम हॉल के अंदर नहीं, बाहर होती है। वैसे राहुल जी को हर पेपर लीक की खबर होती है और यह पता होता है कि वो कितने में बिका, बस अपनी पार्टी के नेताओं का पता नहीं होता कौन कहां से लीक हुआ और कितने में बिका। बिहार भी अद्भुत राज्य, अद्भुत राज्य। वहां शिक्षा विभाग में 885 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच बैठाई। पता चला घोटाले की जांच में भी घोटाला हो गया। ले बलैया, बिहार सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया और जांच न बिठाएं, वरना समझे में नहीं आएगा कि घोटाले की जांच हो रही है या जांच में घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश में एथेनॉल बनाने के नाम पर 1160 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हो गया। पहले सरकार ने इस चावल को एथेनॉल प्लांट को 2320 रुपए प्रति क्विंटल में बेचा। फिर एथेनॉल प्लांट ने वही चावल 2800 रुपए के भाव से राइस मिल वालों को बेच दिया। फिर राइस मिल वालों ने इसी चावल को 4000 रुपए के भाव से वापस सरकारी गोदाम को बेच दिया। इस पर चावल का झुंझला के कह रहा था, भाई तुम लोगों की हेरा फेरी में मैं पक गया। 7000 करोड़ की लागत से बना मुंबई पुणे मिसिंग लिंक पहले ही बारिश में गिर गया। बताया जा रहा है कि इसका डिजाइन कनाडा में बना था, टेस्टिंग डेनमार्क में हुई, केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में और केबल प्रोडक्शन मलेशिया में हुआ। बिग डील, लेकिन गिरा तो भारत में ना, और इस बात का हमें घमंड है। बीते दिनों एक चाइनीज ऐप की मदद से चलते ई रिक्शास को अचानक बंद करने की कई घटनाएं सामने आई। हद हो गई। हवाई जहाज को मौसम नहीं चलने दे रहा, पानी के जहाज को ईरान अमेरिका नहीं चलने दे रहे, कार को एथेनॉल नहीं चलने दे रहा, ट्रेन को बारिश नहीं चलने दे रही। ऐसे में एक बेचारा ई रिक्शा ही तो था जो बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। अब ये कमबख्त चाइना उसको भी नहीं चलने दे रहा। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कई दिनों से जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन पे बैठे हैं। मैं हैरान हूं ये देख के कि कोई हैरान क्यों नहीं। एक इंसान देश और समाज के बेहतरी के लिए अनशन पे बैठा है, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अनशन पर बैठा है, शिक्षा के चरमराते ढांचे को संभालने के लिए अनशन पर बैठा है, और व्यवस्था चैन से लेटी हुई है। वो व्यवस्था जो न सिर्फ गूंगी बहरी और संवेदनहीन है, बल्कि तंग दिल, संग दिल और बेदिल है। थके हुए ऊर्जाहीन शरीर में भले ही शक्ति न हो, लेकिन देश के लाखों युवाओं की वो ताकत है, और गौर से देखा जाए तो हम सब जिंदा लाशों में वो एक अकेला जीवित है। मैं हैरान हूं ये देख के कि कोई हैरान क्यों नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ऐसे ही निर्मम समाज की कल्पना करके ये कविता लिखी थी। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, ये बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्थे शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज्ज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण। प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। From underground beats to global stages.